दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं एक नई घटना के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे कि पहले भी मैं आपको दो तीन घटनाओं के बारे में बता चुका हूँ। और ये घटना ग्रेटर नोएडा में नियुक्ति के दौरान ये बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना हुई थी, जो साइबर क्राइम से संबंधित भी थी। वर्ष 2021 में हम ग्रेटर नोएडा जोन के आईटी सेल में नियुक्त थे। एक उन्हीं दिनों की बात है, एक एनआरआई से फ्रॉड हुआ। वो रंगून में रहते थे, उनका परिवार ग्रेटर नोएडा में रहता था। उनका लड़का एक डॉक्टर था, परिवार में एक पत्नी और एक लड़का, दो ही लोग थे। और वो स्वयं जो है रंगून में रहते थे, जॉब करते थे। उनका खाता इंडसइंड बैंक, जो ग्रेटर नोएडा में अल्फ़ा वन नामक जगह है, वहाँ पर था। कमर्शियल बेल्ट एक बनी हुई है, वहाँ पर समस्त बैंक्स और ऑफिसेज वगैरह थे। तो वहाँ पर इनका बैंक था और उसमें इनका खाता था। अपराधी देखिए कितने शातिर होते हैं और कहाँ तक ये अपनी पहुँच रखते हैं, इस घटना से आपको पता चलेगा। और पूरी घटना विस्तृत बताऊंगा मैं आपको कि कैसे ये घटना हुई। और आप भी इस घटना को सुनकर एक आप सीख लेंगे और सतर्क रहेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करूंगा आप सबसे। तो घटना वर्ष 2021 की है। एनआरआई जो सज्जन थे, उनका खाता था इंडसइंड बैंक में, और खाते में अच्छी खासी रकम, करीब 80 लाख के आसपास उनकी रकम थी। और चूँकि वो रंगून में रहते थे तो कोई बहुत दिन से खाता उनका निष्क्रिय चल रहा था, मतलब रकम सुरक्षित थी। तो जो अपराधी होते हैं वो ऐसे खाता धारकों की एक सूची वो तैयार कर लेते हैं, उन्हीं बैंक कर्मचारियों से मिलकर, उनको लालच देकर। ऐसे लोग हर जगह मिल जाते हैं जहाँ पैसों के लिए वो बिक जाते हैं, और गोपनीय सूचना अपने संबंधित विभाग की और अपने ऑफिस की वो बाहरी लोगों को दे देते हैं, उनसे शेयर करते हैं, जिसके कारण हम लोग जो है इसके शिकार होते हैं। ऐसा नहीं है इसमें कि वो सीधे कोई ऐसा तंत्र है कि सीधे वो जानकारी, वो उसी में जाके उसी उनके ऑफिस में, उसी कार्यालय में उन्हीं के बंदे से मिलकर और वहाँ ऐसे सारी चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो अपना दिमाग उसमें जो है फ्रॉड करने में लगाते हैं। तो ऐसे ही उनका जो खाता था, यादव जी थे, उनका खाता था, उसमें 80 लाख रुपए था। उनको पता चल गया था, बैंक कर्मियों की सहायता से ये पता चल गया था कि इस खाते में बहुत दिनों से कोई लेन देन नहीं हो रहा है। तो उस खाते की उन्होंने पूरी डिटेल वहाँ के कर्मचारी से निकलवा ली कि कौन सा नंबर उसमें उनका अटैच है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उनका पता, और वो किस तरह से साइन करते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने जो है निकलवा ली। अब क्या होता है साहब के, जो एनआरआई साहब जो यादव जी थे, उनके को पैसे की आवश्यकता हुई। उनको एक बच्चे का एडमिशन कराना था बाहर ऑस्ट्रेलिया में, उनकी फ़ीस जमा करानी थी। तो उस फीस को जमा कराने के लिए अब जो है उस खाते का इस्तेमाल उन्होंने करने की सोची। तो देखा कि उस खाते में जो है लगभग 67 लाख रुपए उस खाते से निकल चुका था। जब उन्होंने देखा कि 67 लाख रुपए निकल गया है, फिर उन्होंने अपनी कार्रवाई वही रंगून से जो है वहाँ से एक मेल भेजा संबंधित बैंक को। बैंक ने कोई बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लिया। उसके बाद उनकी पत्नी और उनका जो बच्चा था, एक डॉक्टर था, उन लोगों ने नोएडा के अधिकारीगणों से जो है, जो सीपी सर थे और जो भी हमारे जॉइंट सीपी मुख्यालय हेडक्वार्टर थे, उनसे मिलके अपनी पूरी बात बताई, उससे संबंधित डॉक्यूमेंट दिए। अधिकारियों को लगा कि हाँ भाई, इनकी बात बिल्कुल सही है, पैसे का जो है फ्रॉड हुआ है, वो भी 67 लाख रुपए का। अब साहब उसकी जो है उनकी बात सुन के, उनके प्रपत्र, उनके कागजात लेकर उस पर एफआईआर दर्ज हुई।
एफआईआर दर्ज होने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन हमारे आईटी सेल, क्योंकि वो उनका निवास ग्रेटर नोएडा में था, तो हमारा जोन था ग्रेटर नोएडा जोन, वहाँ पर आईटी सेल बना हुआ था। तो इन्वेस्टिगेशन जो है थाना बीटा 2 पड़ता, वहाँ से एफआईआर लिख के इन्वेस्टिगेशन हमारे पास आ गई। तो हमारे एक सीनियर इंस्पेक्टर हैं श्री संतोष कुमार त्रिपाठी साहब, ये इन्वेस्टिगेशन उनको मिली और उनको सहयोग देने के लिए हम उनने अधिकारियों से बात करके एक टीम गठित की, जिसमें मैं भी शामिल था। एक एएसआई जो है त्यागी जी, महिला कांस्टेबल, इस तरह से 5 लोगों की टीम जो है गठित हुई और हम लोगों ने, हमारे इंस्पेक्टर साहब ने वो इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने, आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा कि बहुत लोगों को पता नहीं होगा और विभाग से जुड़े लोगों को तो, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो कभी इन चीज़ों को शामिल ही नहीं किए होंगे अपनी इन्वेस्टिगेशन में। तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, हम लोगों ने प्रयास किया कि जैसे अपराध हुआ है उसको वैसे ही उसका अनुसंधान और इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाए और हर चीज़ को बारीकी से लिया जाए। तो सबसे पहले ये प्रयास किया गया कि उसका जो नंबर था, वो नंबर कौन सा था, वो नंबर उनके पास चल नहीं रहा था। वो नंबर बदमाशों ने, शातिर अपराधियों ने, साइबर अपराधियों ने उस नंबर को निकाल कर उसको नंबर को बंद कराकर और एक पोस्टपेड सिम जो है दोबारा से अपने नाम से इशू करा ली। वहाँ भी एयरटेल वालों से मिलकर, हर जगह बिकने वाले, क्रिमिनल का साथ देने वाले हर जगह मिल जाते हैं, तो यहाँ भी मिल गए थे। तो सिम जो है वो बंद हो गई, नई सिम निकल गई। उन अपराधियों ने एक एटीएम इशू कराने के लिए एक एप्लीकेशन, एक हेल्पलाइन नंबर पर उन्होंने बात की, उन्होंने उससे संबंधित डिटेल बताई सारी। तो वहाँ के कर्मचारी को ये संतुष्टि हो गई कि हम एक सही बंदे से बात कर रहे हैं, हमारे खाताधारक से बात हो रही है, क्योंकि सारी डिटेल्स उनके पास थी। जो वो पूछ रहे थे वो सब बता रहे थे अपराधी। उन्होंने जो है नया एटीएम की एप्लीकेशन दी और उस एप्लीकेशन पर नया एटीएम इशू उन्होंने कर दिया। अपराधी कितने शातिर थे देखिए, उस एटीएम, वहाँ से उसका वो पता लगा रहे थे कि वो एटीएम इशू होकर किस कुरियर कंपनी के पास आएगा और कैसे वो घर पर जाएगा, कौन जाएगा, वो सारे लोग वो सारी चीज़ों पर वाच करते रहे। जब उन्होंने ये पता लगा लिया कि ब्लू डार्ट एक कंपनी है, उनका इंडसइंड बैंक से टाई अप है, कोई भी कुरियर होता है कोई भी, तो उन्हीं के माध्यम से कुरियर संबंधित के उनके खाताधारक के पास पहुंचता है। तो वो जो है जब एटीएम आया तो उसका एक बंदा जो है एटीएम डिलीवर करने के लिए यादव जी के परिवार के घर पर पहुंचा। बीच में ही अपराधी ने उस कुरियर का पता लगा लिया, कौन बंदा ले जा रहा है, उससे टेलीफोन नंबर से बात करके उसने कहा कि मैं यहीं पर हूँ, मुझे दे दो, मेरा ही कुरियर आया हुआ है। उसने बहुत ज़्यादा डिटेल में जानकारी नहीं की कुरियर वाले ने। उसने सोचा कि यार जब ये सारा कुछ बता रहे हैं डिटेल्स अपना जो है, तो मैं घर पे क्यों जाऊँ, बंदा यहीं पे आ गया तो उसको दे दूँ। तो उन्होंने जो है जो कुरियर कंपनी, जो बंदा आया था ब्लू डार्ट का एटीएम लेकर, वो घर पे न जाकर उस अपराधी की बातों में आ गया और उसने बीच में ही उसको वो दे दिया। उनके घर वालों को, यादव जी के मिसेस को, उनके बच्चों को ये पता ही नहीं था कि ये साजिश चल रही, ये सब चीज़ें हुई हैं। ये हम लोगों ने दौरान इन्वेस्टिगेशन ये सारी चीज़ें निकाली। तो जब उसने ऐसा किया उसके बाद उसने जो है उस एटीएम से, आप देखिए कितना शातिर था, उस एटीएम से उसने ज्वेलर्स जो थे, मलाबार ज्वेलर्स हैं, पीपी ज्वेलर्स हैं और एक और ज्वेलर्स था फेमस, जो इन तीनों के यहाँ से लगभग 67 लाख रुपए के सोने के सिक्के उससे खरीदे। हम लोग उसी तरह से ज्वेलर्स के पास पहुँचे, उनके यहाँ से फुटेज ली, वो नंबर्स लिए, सारा कुछ काम किया, लेकिन पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये है कौन। ये तो फुटेज में लग गया था क्योंकि उस समय कोरोना काल चल रहा था, तो लोग अपना जो है मास्क लगाकर या कुछ और मुंह पर लगाकर आ रहे थे, तो क्लियर पता नहीं चल पा रहा था। ये तो लग रहा था कि हाँ ये हो रहा है, लेकिन असल में ये कौन व्यक्ति है, कौन कर रहा है, ये नहीं पता चल पा रहा था। चलिए साहब,
और ज़्यादा हम लोग को थोड़ा सा ये हुआ कि हमको कैसे पता चल करें। हम लोग फिर आगे बढ़े। हम लोगों ने ये पता लगाने का प्रयास किया कि इसमें अंदरूनी कोई व्यक्ति है या बैंक का कोई कर्मचारी इसमें है संलिप्त, जो इनकी सूचनाओं से ये चीज़ें हुई हैं, जो ये घटना घटी हैं। तो इसके लिए हमने जो है, अब आप देखिए यहाँ पर ये चीज़ें किसी ने नहीं की होंगी। हमने आपको एक बात और बता रहा हूँ, आप ये देख लीजिए कि आपके खाते को एक सर्च, जब भी कोई सर्च करता है या आप अपने खाते को सर्च करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो एक सर्च हिस्ट्री बनती है। और ये पता, उस सर्च हिस्ट्री से ये पता चल जाता है कि आपके खाते को किस किस व्यक्ति ने और कहाँ कहाँ से इसको सर्च किया है। तो वही तरीका हमने यहाँ पर अपनाया। हमने बैंक से एक डिटेल मांगी, बैंक से कहा कि भाई आप हमको ये सूचना दीजिए कि इनके खाते की, ये जानने का प्रयास था हमारा कि इसमें बैंक कर्मी तो इन्वॉल्व नहीं है कोई, ये जानने का प्रयास था। और इसीलिए हमने जो है बैंक कर्मियों से ये सूचना मांगी कि ये बताइए कि कितने लोगों ने इस खाते को सर्च किया। बैंक तो पहले तो आनाकानी करती रही कि साहब ये क्या सूचना मांग रहे हैं आप, ये ऐसे कैसे मिल सकती है। हमने कहा बिल्कुल मिल सकती है, ये आप अपने ऊपर अधिकारियों से बात करिए, ये मैं लिखित रूप से दे रहा हूँ और आप इसमें बताइए मुझे कि इस खाते को कितने लोगों ने सर्च किया। साहब 15-20 दिन बाद ये एक बहुत लंबी चौड़ी डिटेल आई और उस खाते को सर्च करने वाले तमाम लोग थे। हेडक्वार्टर ने, जो बैंक का हेडक्वार्टर था शायद बॉम्बे में था, उन्होंने सर्च किया। नोएडा में एक अलग मेन ब्रांच थी, उन्होंने सर्च किया। इनकी जो अपनी ब्रांच थी उन्होंने सर्च किया। हरिद्वार में एक ब्रांच थी, वहाँ भी सर्च कर रहा था कोई बैठा बैठा बंदा। जब वो डिटेल आई तो हम लोगों ने उसका विशेष अध्ययन किया कि भाई ठीक है, हेडक्वार्टर सर्च कर सकता है खाते को, इनका बैंक सर्च कर सकता है कर्मचारी, क्योंकि एनआरआई अकाउंट था। ये लोग बात करते रहते हैं, देखते रहते हैं, नए नए ऑफर्स देते रहते हैं अपने ग्राहक को। लेकिन ये हरिद्वार वाला बंदा ये क्यों सर्च कर रहा है, इसका क्या औचित्य बनता है, क्या किस अधिकार से ये वहाँ इस खाते को सर्च कर रहा है। तो साहब वो डिटेल के आधार पर हम लोगों ने उस हरिद्वार में जो इंडसइंड बैंक था उसका डिटेल प्राप्त किया। वहाँ हमारी टीम पूरी गई और वहाँ के मैनेजर साहब से, जो मीना साहब थे, उनसे हमने मुलाकात की। उनसे ये जानकारी ली कि भाई ये जो है एक आईडी से ये सर्च किया गया और ये किसकी आईडी है आपके बैंक में, ये बताइए। तो उन्होंने अपना डिटेल्स देख के बताया कि ये तो फला बंदा है जो हमारी बैंक से निकल गया है, हमारे यहाँ काम नहीं करता है। तो हमने फिर बैंक से जो उस बंदे का पूरा डिटेल, पूरी जानकारी ली, उसका आता पता, कहाँ का रहने वाला था। वो सारी जानकारी लेके हम जो है उस जगह पर पहुँचे। संबंधित पुलिस स्टेशन में हमने वहाँ के एसएचओ से ये सारा घटनाक्रम बताते हुए उस आदमी की तलाश के लिए हमने अपनी टीम के सदस्य उनके साथ भेजे। वो पकड़ में आ गया, थाने पे आया और उसको हम जो है पूछताछ के लिए वहाँ से बाकायदा लिखा पढ़ी करके पूरी अपनी विधिक कार्रवाई करके संबंधित उनके परिजनों को और एसएचओ को पूरा बताकर हम लेके आए। हमने अपने यहाँ लाकर उससे इंट्रोगेशन की, उनसे पूछा तो उसने पूरी सत्यता बताई कि एक व्यक्ति जो है हमारे पास आया था और उसने कहा कि साहब ये जो खाते की हमें जो है वो चाहिए। उसने हमें पैसे का लालच दिया, डिटेल्स मांगी, हमने उसको पूरा डिटेल्स, पूरा सारा कुछ दे दिया। उसके खाते में कैसे कितना पैसा है, क्या नाम है, क्या डिटेल्स है और वो साइन कैसे करता है, वो सारी चीज़ें हमने उसको उपलब्ध करा दी। उसके बाद अब उसका नाम था सतीश राणा। सतीश राणा था और वो एक बहुत ग्रेटर नोएडा की बहुत अच्छी सोसाइटी में जो है उसका फ्लैट था। बहुत अच्छे खासे उससे रहता था, वो बड़े ठाट बाट से रह रहा था। हर चीज़ उसके पास एंटिक, क्योंकि यही क्राइम था उसका, यही तरीका था साइबर क्राइम करके लोगों के खातों में से पैसा उड़ा देना। जब उसका नाम आया, उसकी जानकारी हुई, उसकी सोसाइटी में हम पहुँचे, उसके बारे में जानकारी की तो वहाँ गए। तो जब जैसे ही हम पहुँचे तो उसने जो है हम लोगों के ऊपर जो है आरोप लगाना शुरू कर दिया कि आप हमारे घर में कैसे आ गए, ऐसे आ गए, शिकायत करेंगे। हमने कहा बिल्कुल शिकायत करिए आप, हमें आपके यहाँ की तलाश ली। जब तलाशी ली गई तो वहाँ पर जो है उसके कई फ़ोन, उसके पास लैपटॉप्स, कई सिम, ये सारी चीज़ें बरामद हुई। उसको वहाँ से बाकायदा लिखा पढ़ी में सोसाइटी के जो अध्यक्ष थे उनको बताकर हम वहाँ से लेके आए, थाने पर लाए। संबंधित थाना था बीटा 2 और वहाँ
बिठा के उससे बातचीत की, पूछताछ की। वो इतना शातिर अपराधी था कि वो बिल्कुल बता के देने को तैयार नहीं था कि कैसे घटना हुई, कैसे उसका इन्वॉल्वमेंट था। बहुत और अच्छे तरीके से इंटरोगेशन किया, उससे पूछा तो उसने पूरा जो है घटनाक्रम बताया कि ऐसे इस तरह से मैंने पूरा जो है बैंक से इसका डिटेल हरिद्वार से लिया, उस आदमी से मिलके उसको पैसा दे के डिटेल प्राप्त किया। उसके बाद उसकी सारी डिटेल्स, उसमें फ़ोन नंबर कौन सा अटैच है और किस तरह से उसके साइन होते हैं, उसका आधार कार्ड पे क्या पता है, पूरा डिटेल लेके कितना पैसा उसके खाते में कब से ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब एक तरह से बंद पड़ा हुआ खाता। तो उस पैसे को निकालने की उसने योजना बनाई। उस योजना के तहत उसने काम किया और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वो एटीएम उसने इशू कराया और वो किया। अब साहब बात थी रिकवरी की, कि रिकवरी अब कैसे होगी, क्योंकि एनआरआई वाला मामला था, ऊपर से वहाँ से दबाव था, अधिकारियों का प्रेशर था और हमको भी ये था कि इतना बड़ा अपराध हुआ है, किसी का पैसा उसके खाते से निकला है, उसको उस पैसे की आज आवश्यकता है। तो हमें भी ये लगा कि हमें जो है पूरा तन मन उससे जो है अपना जितना हो सकता है उतना करके उसका पैसा जो है वापस कराया जाना चाहिए। उस अपराधी से वो सारी चीज़ें पूछ के उन सभी जो ज्वेलर्स थे जहाँ जहाँ उसने ये पैसा निकाल के एटीएम से, और वो एटीएम से ही पैसा निकाला उसने, एटीएम से ही वो सीधे सीधे ट्रांजेक्शन किया उसने और पैसा सोने के सिक्के खरीदे, उसने सोने के सिक्के बेच दिए। तो साहब वो सोने के फिर वो जो है पूरा जो है वो 67 लाख की पूरी रिकवरी उसी के पूरे पूछताछ से वो सारी चीज़ें की। लेकिन इतना बंदा वो था कि उसने जो है बहुत ही मुश्किल में उसने पूरा अपना जो अपराध का तरीका था, कैसे किया, पूरी घटना को बताया। और उसके बाद जब हम लोगों ने ये घटनाक्रम पूरा अच्छे से इसका वो किया खुलासा, और पूरा पैसा हमने 67 लाख रुपए पूरा पैसा अपने जो शिकायतकर्ता थे, जो हमारे वादी थे यादव जी, जो रंगून में सर्विस करते थे, उनके खाते में रिटर्न कराया, पूरा पैसा वापस कराया। ये बहुत अच्छी उपलब्धि थी हमारे लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे इसमें एक प्रशस्ति पत्र भी बैंक के द्वारा ही दिया गया था, इंडसइंड बैंक के द्वारा ही एक प्रशस्ति पत्र दिया गया था। अभी दिखाता हूँ मैं आपको प्रशस्ति पत्र। ये देखिए दोस्तों, ये प्रशस्ति पत्र है। जिस घटनाक्रम का मैंने उल्लेख किया था, ये उसी का खुलासा करने पर मुझे और मेरी पूरी टीम को ये प्रशस्ति पत्र दिया गया था बैंक की तरफ से। और अधिकारियों ने भी इसकी बहुत जो है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, ये सारा हुआ। और हमें भी बड़ा सुकून मिला कि किसी का इतना पैसा, पहली बार हमने इस घटना को खोलने में कई ऐसी चीज़ों का प्रयोग किया, नई चीज़ों का। जैसे मैंने आपको बताया, आपको जानकारी नहीं होगी, सर्च हिस्ट्री हमने निकाली तो उससे पता चला कि कौन लोग इसके खाते पर नज़र रखे हुए थे, उससे हमको पता चला। और बाकायदा सर्च हिस्ट्री एक कोडिंग के हिसाब से आई थी, तो कोड से फिर पता चला कौन व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ से इसको ढूंढ रहा है, कौन है वो। तो इस तरह से हमने घटना का अनावरण किया दोस्तों जो है। और मैं यही आपसे कहूँगा कि जब कभी भी आप एटीएम कार्ड और इसके लिए अप्लाई करते हैं, तो आप अपनी जो है बैंक से और जो कुरियर कंपनी है उससे तालमेल बना के रखिए, जानकारी रखिए, उसके टच में रहिए। क्योंकि जब कोई चीज़ आती है तो हो सकता है उसके बीच में कोई आदमी उस पर नज़र रख रहा हो और वो दुरुपयोग उसका कर सके। पता चले आप वेट कर रहे हैं कि आपने उसका लिए अप्लाई किया था और वो आने वाला है, ये आप सोचते रहें, और कोई उसमें जो है साइबर अपराधी, साइबर अटैक उस पर नज़र रखा हो और वो सब बीच में ही लेके, जैसे इस घटना में मैंने आपको बताया हुआ, कहीं ऐसा ना हो जाए। विशेष नज़र रखने की बात है दोस्तों। आपने अगर किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया है तो आप उस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, चाहे वो पासबुक हो, चाहे एटीएम हो। आपको ही ध्यान देना है कि मैंने अप्लाई किया, ये क्यों नहीं आया, क्यों देरी हुई, और इसमें देरी होने पर संबंधित बैंक से आपको मिलना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो चीज़ डिस्पैच हो गई हो और आप तक ना पहुंची हो। तो इस तरह से भी साइबर क्राइम हो सकता है आपके साथ, जो है पैसे की ठगी हो सकती है। दोस्तों बस मुझे यही कहना था। और इसमें जो है हमारी कार की प्रशंसा पूरे उसमें हुई थी, पूरे जोन में
हमारे यहाँ पर 3 जोन थे, 3 जोनों में आज तक इतनी रिकवरी, 100% रिकवरी किसी ने नहीं कराई। 67 लाख रुपए गए थे और 67 लाख रुपए दोस्तों वापस आ गए। मैंने अभी आपको दिखाया, बैंक द्वारा हमको प्रशस्ति पत्र दिया था, उसमें वो सारी चीज़ें का उल्लेख किया गया उसमें कि हमने जो है इतना पैसा जो है उसमें रिकवर किया था, करा के उसको दिया। उसके बाद बैंक ने जो है अपने पैसे को रिकवर किया उन ज्वेलर्स से, जिन्होंने बिना उस चीज़ को देखे हुए कि कौन उसको ले जा रहा है, किसका एटीएम है, इतना पैसा, इतने पैसे का सोने के सिक्के लोग खरीद रहे हैं, क्या वो इस चीज़ की हैसियत रखते हैं, कार्ड कहाँ से आया, किसी भी चीज़ का सत्यापन नहीं किया उन्होंने। बिना सत्यापन के ही वो सारी जो है खरीदारी उन्होंने कराई। और उसके बाद बैंक ने अपना जो है अधिकार उस पैसे पर जो हुआ था वो उनसे रिकवरी के लिए माननीय न्यायालय में अपनी गुहार लगाई। और संभवतः अब तो मुझे पता नहीं प्रकरण में क्या हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो जो पैसा जो सब उनके खाते से रिकवर हुआ होगा। कुल मिला के हमने जो है 67 लाख रुपए शिकायतकर्ता के खाते में इस तरह से एक घटना का खुलासा करते हुए वापस कराया। बीच दौरान जो है कई बार हम लोगों के विरुद्ध जो है एप्लीकेशंस भी पड़ी कि इन्होंने जो है अवैध रूप से इनको रखा, लेकिन हमने कोई भी अवैध काम ऐसा नहीं किया। उससे पूछताछ की, लगभग करीब 10-12 दिन उससे पूछताछ हुई और 10-12 दिन की पूछताछ के बाद वो फिर टूटा। फिर उसने वो सारी चीज़ें बताना शुरू किया और बहुत टेक्निकली तरीके से हम लोगों ने इसको हैंडल किया। और रोज़ हम उसको पूछताछ के लिए बुलाते थे, रोज़ उसको उसके घर पे छोड़ते थे। तो उसमें सज़ा का वो हुआ, कोर्ट ने उसको सज़ा की है। उस मामले में उसके कई लोग इन्वॉल्व थे, उसके परिवार के, उसकी पत्नी इन्वॉल्व थी और उसका जो है फादर इन्वॉल्व था। बारी बारी से इस घटनाक्रम को खोलने के लिए सभी से पूछताछ हुई, सभी ने बताया, जिसका जितना रोल था उसमें सभी ने बताया। दोस्तों ये पूरी घटना थी और इसी तरह से हमने और हमारी टीम ने अपने कार्यकाल में बहुत सी ऐसी घटनाएं खोली हैं। मैं आगे भी आपको ऐसी घटनाओं के बारे में बताऊंगा जिसको आपको ये लगेगा कि हाँ, इन लोगों ने पुलिस विभाग में रह के कुछ अच्छे कार्य किए हैं। और साथ साथ आपको जो है उससे आगाह भी करूँगा, जैसे कि इस घटना में मैंने आपको बताया कि अगर आपने बैंक में कोई चीज़ के लिए अप्लाई किया है तो आप उसको भूलिएगा मत। आप ये मत सोचिएगा कि आपने अप्लाई कर दिया और समय से आपको प्राप्त हो जाएगी। आपको पूरी तरह से उस पर नज़र रखनी है, ध्यान रखना है। अगर 6-7 दिन बाद वो नहीं आता है तो अपने ब्रांच मैनेजर से उसके संबंध में जानकारी करिए, वो वहाँ से डिस्पैच हुआ है या नहीं हुआ है तो कब हुआ है। ये आपको करना पड़ेगा, ये आप ही का काम है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो इसका बीच में कोई फ़ायदा उठाएगा और फिर आप परेशान होंगे, फिर आप पुलिस के चक्कर लगाएंगे, है ना, वो आपको अच्छा नहीं महसूस होगा। तो सतर्क रहिए। आप जो है सतर्कता से आप अपना जो है अपराध जो है बचा सकते हैं। हम लोग आए दिन रोज़ देखते हैं कि कभी कोई QR कोड मांग ले रहा है, कोई OTP दे दे रहा है ना। तो हम क्यों ऐसा करें? कोई लालच में आ जा रहा है कि आपकी लॉटरी निकली है। दोस्तों क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आप बिना किसी उसके आपको कोई पैसा दे सकता है क्या? आपकी लॉटरी निकल सकती है क्या? बताइए, क्यों आप ऐसे लालच में पड़ते हैं? बिल्कुल मत पड़िए लालच में। लालच से ही तो हम लोग फंसते हैं। अगर आप लालच में न पड़ें तो कोई नहीं फंसेगा। बिल्कुल ध्यान ही मत दीजिए। तमाम कॉल्स आती हैं, तमाम उस पर मैसेज आते हैं, लिंक आते हैं, आप रिस्पॉन्ड ही मत करिए उन चीज़ों को। जो आपका है वो आपके पास है, उससे ज़्यादा आप क्यों इच्छा रखते हैं? और फिर मेहनत से आप काम करिए, आपको मिलेगा। बिना मेहनत के पैसा कोई आपको मिल रहा है तो आप खुद ही सोचना चाहिए कि ये पैसा मेरा है कि नहीं है। तो दोस्तों मेरा यही निवेदन है कि आप जो है बिल्कुल लालच मत करिए, बचिए उन सब चीज़ों से और अपनी कोई भी गोपनीय चीज़ जो है किसी के मांगे जाने पर बिल्कुल मत बताइए, बिल्कुल शेयर मत करिए। ऐसा करने पर ही ये सब अपराध होता है। अभी तक तो मुझे लग नहीं रहा कि कोई ऐसी विधि है जो सीधे आपके। और एक बात और बताता हूँ आपको, अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो आप तत्काल जो है अपने मोबाइल का जो है डाटा ऑफ कर दीजिए,
ठीक है। जैसे पहले जो है ये इंटरनेट नहीं था, केवल आप कॉलिंग ही कर पाते थे, सुन पाते थे, जवाब दे पाते थे, तो उस समय आपने ध्यान दिया होगा। कभी इस तरह की घटनाएं कभी भी सामने नहीं आई। अगर आपको लगता है कोई व्यक्ति आपसे आपकी डिटेल मांग रहा है या मांग चुका है, तो आप तत्काल जो है अपना डाटा ऑफ कर दीजिए, नेट बंद कर दीजिए। जब आप ऐसा कर देंगे तो आप सभी से जो आपका संपर्क टूट जाएगा, इंटरनेट से संपर्क टूट जाएगा। और अगर वो प्रयास भी कर रहा होगा आपके फ़ोन को हैक करने का, तो वो वहीं ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि नेट ही से आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया, इंटरनेट आपका बंद हो गया, डाटा बंद हो गया। तो आपका एक सिंपल फ़ोन हो गया, जो अब वो फ़ोन कहीं से भी कनेक्ट नहीं हो सकता वो। ये मेरा सुझाव है दोस्तों। तो थोड़ा सा जो है मैंने जो भी आपको बताया है उस पर आप ध्यान रखिए, क्योंकि हम लोगों ने इस तरह के कई मामले इन्वेस्टिगेट किए हैं जिसमें आप लोगों की लापरवाही थोड़ी सी ज़रूर रहती है, तभी ये अपराधी क्राइम कर पाते हैं। अगर आप सतर्क रहेंगे तो फिर ये संभव नहीं है कि कोई भी अपराध आपके साथ घटित हो पाए। दोस्तों, मैं आगे भी और आपको इंटरेस्टिंग घटनाएं बताऊंगा। तो उम्मीद यही करूंगा कि अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो, जो मैं अपने घटनाओं के बारे में बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगता हो कि हम सही काम कर रहे हैं और भविष्य में भी और अच्छा काम करेंगे, तो उसके लिए अगर हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत बल मिलेगा और अच्छा काम करने की प्रेरणा भी मिलेगी। और वो चीज़ें हम आपसे शेयर भी करते रहेंगे बराबर। आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी एक जानकारी प्राप्त होगी, आप भी सजग होंगे हमारी इन घटनाओं को सुनकर। तो धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि हमें आगे और लोग जो है हमारे उसको और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए। जितनी दोस्तों हमें जानकारी है वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, आप लोगों को सतर्क करते रहेंगे। धन्यवाद।